मॉर्निंग बच्चों। आज हम एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत दो चीज़ें पढ़ेंगे। हम धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र तथा टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले अपन देखते हैं धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर आया है परिनालिका। परिनालिका हम किसे कहेंगे? परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडलिनी होती है। कुंडलिनी मीन्स इस टाइप का, जिसको अपन हेलिक्स कहते हैं। ये होती है जिसमें विद्युत रोधी पदार्थ जैसे चीनी मिट्टी या एस्बेस्टस, चीनी मिट्टी या एस्बेस्टस का ये विद्युत रोधी पदार्थ होता है। इसके ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेट कर बनाई जाती है। मीन्स इस टाइप की इसकी बनावट होती है। ये मान लो विद्युत रोधी पदार्थ है, इसमें तांबे के विद्युत रोधी तार की बहुत सारे फेरे होती हैं, पास पास इस प्रकार से लगे हुए होते हैं। तो इसको कहा जाता है परिनालिका। एक बार और मैं बता दूं, परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडलिनी होती है जो किसी विद्युत रोधी पदार्थ जैसे चीनी मिट्टी या एस्बेस्टस आदि में तांबे के विद्युत रोधी तार को पास पास लपेटकर बनाई जाती है। एक आदर्श परिनालिका की त्रिज्या बहुत कम होती है उसकी लंबाई की तुलना में। ये लंबाई बहुत ज़्यादा होगी और उसकी जो त्रिज्या है बहुत कम होगी। उसको कहते हैं हम आदर्श परिनालिका। अर्थात आदर्श परिनालिका की त्रिज्या उसकी लंबाई की तुलना में बहुत कम होती है। हम निकालेंगे धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले एक और चित्र हम बना लेते हैं। PQRS मान लो एक परिनालिका है। मान लो PQRS एक परिनालिका है। इसमें एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n है। एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या यहाँ पर n लिया हुआ है। इसमें बहने वाली धारा का मान I है। तो ये एक परिनालिका है PQRS जिसके एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n है और इसमें बहने वाली धारा का मान I है। इस चित्र को हम कंप्लीट कर लेते हैं।
चूंकि परिनालिका में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये परिनालिका एक दंड चुंबक की भांति कार्य करता है। दंड चुंबक हमको पता है, ये दंड चुंबक होता है, एक तरफ N ध्रुव और दूसरी तरफ S ध्रुव होते हैं, इसको कहते हैं हम दंड चुंबक। तो ये जो है परिनालिका में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये परिनालिका दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है, अर्थात एक सिरा S ध्रुव बन जाता है और एक सिरा N ध्रुव की भांति कार्य करता है। और एक चीज और है, यहाँ पर परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र B एक समान होता है, इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो एक समान होता है, और इसके जो बाहर है परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लगभग शून्य होती है, जीरो होती है, शून्य होती है। समझ में आया? क्या बताया कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B एक समान होती है तथा बाहर परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? शून्य होता है। हमें क्या करना है? परिनालिका के अंदर, ये परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें परिनालिका के अंदर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चूंकि हमें इसके अंदर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एक बंद आयत ABCD की कल्पना करते हैं। ये चित्र के अनुसार देखिए, ऐसा अपन चित्र बना लेते हैं। ये A, ये B और ये CD। एक बंद आयत ABCD की कल्पना करते हैं। चित्र में देखिए, हम क्या बनाए? AB BC CD, ऐसा ABCD एक बंद आयत की हम यहाँ पर कल्पना करते हैं, जिसकी भुजाएं देखिए, भुजा कौन कौन सा? ये एक भुजा AB और दूसरी भुजा CD, ये परिनालिका के अक्ष के समानांतर है। ये परिनालिका का देखिए आप, इसका अक्ष ऐसा होगा ना, इसी के समानांतर है AB और CD, जिसकी भुजाएं AB तथा CD परिनालिका के अक्ष के समांतर है। साफ दिखाई दे रहा है कि AB और CD परिनालिका के अक्ष के समानांतर है। यहाँ पर DC, इस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? अब इसके आगे अपन देखते हैं। तब बंद आयत ABCD, यहाँ पर हमने क्या प्राप्त किया है? एक बंद आयत ABCD हमने कल्पना किया है कि चारों ओर
चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, यहाँ पर बंद आयत ए बी सी डी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, इसको हम, ये रेखीय समाकलन को शो करता है संकेत B डॉट dl बराबर समाकलन A से B, देखिए यहाँ पर A टू B इंटू dl प्लस B टू C B डॉट dl प्लस A से B तक का समाकलन, B से C तक का, C से D तक का, D से A तक का। इस प्रकार से हम जोड़ते चले जाते हैं। C A B B C C D B डॉट dl प्लस D टू A B डॉट dl। ये हो गया बंद आयत ए बी सी डी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। हम इस रूप में इसको ऐसा लिख सकते हैं, अलग अलग भागों को हम रेखीय समाकलन ले लेते हैं। चार भुजा है तो चारों भुजाओं का अपन रेखीय समाकलन ले लेते हैं। अब इंटीग्रेशन A टू B डॉट dl, यहाँ पर देखिए ए बी पर dl की दिशा और B की दिशा दोनों एक दूसरे के समानांतर है। B और यहाँ पर ए बी पर dl की दिशा और B की दिशा दोनों एक दूसरे के समानांतर है, इसलिए दोनों के बीच का कोण क्या होगा, 0 होगा। B dl cos 0, या इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं B dl cos 0, चूंकि AB के अनुदिश B तथा dl एक दूसरे के समांतर है। यहाँ पर B और dl एक दूसरे के समांतर है, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर B dl का 0 का मान होता है 1 होता है, या B को बाहर कर दीजिए। B नियत राशि है, क्योंकि हमको मालूम है परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, नियत होती। तो B का मान नियत है, B को हम बाहर कर दीजिए, इसका समाकलन नहीं कर सकते। dl यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि B का मान नियत है, B का मान जो है यहाँ पर नियत है, अतः इसको अपन समीकरण नंबर 1 दे दिए रहते हैं। अतः इसके आगे बराबर क्या हो जाएगा, B, और हमको मालूम है B इंटू यहाँ पर dl ए बी का मान x के बराबर है। यहाँ पर जो लंबाई है ये ए बी का मान x के बराबर है, B इंटू ई एक्स। समझ में आ रहा है, ठीक है। ए बी का मान यहाँ पर x है, इंटीग्रेशन dl a टू b, जहां ए बी बराबर x, एक भुजा की लंबाई है। जहां ऐसा भी लिख सकते हैं, तो जहां
जहाँ x भुजा की लंबाई है, चित्र में दिख रहा है यहाँ पर, हमने माना है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये ए बी इक्वल टू एक्स। तो ये बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया, बी एक्स किसके बराबर मिला हमको, ए टू बी डॉट डी एल के बराबर। इसी तरह से बी टू सी, इंटीग्रेशन बी टू सी बी डॉट डी एल। यहाँ पर देखिए बी टू सी ये क्या है, इस पर अभिलंब है, अभिलंब है मीन्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। बी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बी डी एल कास 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, हमको 0 प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है ना। बी टू सी हम जब इंटीग्रेशन करेंगे बी टू डी एल, तो इसका मान हमको यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। 0 क्यों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि बल, चुंबकीय बल रेखा की दिशा बी इधर है और ये रेखा की दिशा बी सी की दिशा इस डायरेक्शन, अल्पांश की जो दिशा है इस डायरेक्शन पे है, बी की दिशा इस डायरेक्शन पे है, तो दोनों को बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री की वजह से बी डी एल कॉस 90 डिग्री इक्वल टू हमको यहाँ पर 0 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से इंटीग्रेशन सी टू डी बी इंटू डी एल इक्वल टू 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये जो है चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है, परिनालिका के बाहर है, तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ऑलरेडी 0 है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्योंकि ये परिनालिका के बाहर b इक्वल टू 0, इसलिए C टू D, जब C से D तक हम समाकलन करेंगे तो हमको जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो 0 के बराबर होगा। इसी प्रकार से एक और बच गया D टू A, ये वाला पार्ट, D टू A B डॉट डी एल इक्वल टू इंटीग्रेशन B डी एल कास 90 डिग्री। यहाँ पर भी D टू A हम जब देख रहे हैं तो ये कोण भी कितने के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। यहाँ पर B की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा और अल्पांश DL की दिशा, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री के बराबर है। 90 डिग्री है तो निश्चित तौर पे ये मान भी हमको 0 के बराबर प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये पूरा मान A टू B, B टू C, C टू D, D टू A, ये पूरे मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 में रखने पर 1 में मान रखने पर समीकरण नंबर 1 को एक बार और लिख दूं मैं। समीकरण नंबर 1 है इंटीग्रेशन B डॉट डी एल बराबर A टू B, B इंटू डी एल प्लस B टू C, B डॉट डी एल प्लस C टू D, B डॉट डी एल प्लस D टू A, B डॉट डी एल। सबका मान रख दीजिए, अभी हम निकाले हैं। इसका मान आया था bx प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। इस प्रकार से इंटीग्रेशन b डॉट डी एल रेखीय समाकलन इक्वल टू हमको प्राप्त होता है bx, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। तो ये हम समीकरण नंबर 2 प्राप्त किए। ए बी सी डी जो आयत है
उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन हमको प्राप्त होता है बी एक्स के बराबर प्राप्त होता है। अब आगे और हल करते हैं। आयताकार पथ, कौन सा आयताकार पथ है? ए बी सी डी। ए बी आयताकार पथ ए बी सी डी में फेरों की संख्या चूंकि इसकी जो लंबाई है वो x है और एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n है, तो निश्चित तौर पर आयताकार पथ ABCD में फेरों की संख्या हो जाएगी nx होगी, nx होगी। ये समझ में आ रहा है ना? n क्या है? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, और x क्या है? जो हमने आयत की कल्पना किया हुआ है उसकी ये लंबाई है। तो इस आयताकार पथ ABCD में फेरों की संख्या nx होगी, निश्चित तौर पे nx होगी। प्रत्येक फेरे में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? हमने शुरू में ही माना है I धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। हमने शुरू में ही बताया था कि इस इस परिनालिका में प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना है? I है। अतः आयताकार पथ ABCD द्वारा घेरी गई कुल धारा ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? nxi के बराबर होगा, nxi के बराबर होगा। आयताकार पथ ABCD के द्वारा घेरी गई कुल धारा कितना होगा? nxi। nxi क्या है? ये कुल फेरों की संख्या है और इतनी इसमें धारा प्रवाहित हो रही, तो निश्चित तौर पे आयताकार पथ ABCD के द्वारा घेरी गई कुल धारा nxi होगी। अब हम यहाँ पर क्या लागू करेंगे? एम्पियर के परिपथी नियम लागू करेंगे। एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या होगा? इंटीग्रेशन b डॉट dl बराबर उस बराबर क्या होगा? म्यू जीरो गुणित आयत द्वारा घेरी गई कुल धारा। हम एम्पियर के नियम में पढ़े हैं, इंटीग्रेशन b डॉट dl इक्वल टू होता है म्यू जीरो I। तो यहाँ पर हमने आयत लिया हुआ है, मान रख दीजिए, समीकरण नंबर 2 से भी मान रख दीजिए। इंटीग्रेशन बराबर क्या हो जाएगा? बराबर म्यू जीरो, ये अभी निकाले हैं अपन मान, म्यू जीरो इंटू nx i, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 2 हमने क्या प्राप्त किया है? इंटीग्रेशन b डॉट dl इक्वल टू प्राप्त किया है bx, ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से, 1, 2 और 3 से, 2 और 3 से, दो 3 को देखिए, bx इक्वल टू होगा म्यू जीरो nx
आई, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू जीरो एन आई, और यही जो है धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का व्यंजक है। इस प्रकार हमने एम्पियर के परिपथी नियम से धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त किया। B बराबर म्यू जीरो एन आई प्राप्त हुआ। एन एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या है, आई बहने वाली धारा है, और म्यू जीरो निर्वात में चुंबकशीलता है। और यदि ये तो जो सूत्र हमने प्राप्त किया, व्यंजक प्राप्त किया, ये परिनालिका के अंदर के लिए है। और यदि सिरे पर हम प्राप्त करना चाहें तो इसका जो मान होता है 1/2 म्यू जीरो एन आई के बराबर होता है। ये परिनालिका के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा 1/2 म्यू जीरो एन आई। अब हम आगे देखेंगे टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। टोराइड का चुंबकीय क्षेत्र, इसको बंद कुंडलिनी भी कहते हैं, बंद कुंडलिनी भी कहा जाता है। एक लंबी परिनालिका को यदि हम मोड़ दें, वलय के रूप में मोड़ दें, इस रूप में ऐसा, यदि एक ऐसी एक परिनालिका है, इसको हम क्या करते हैं, वलय के रूप में मोड़ देते हैं, तो प्राप्त सिरा रहित, यहाँ पर कोई सिरा नहीं है, कोई किनारे नहीं है, इस परिनालिका को, सिरा रहित परिनालिका को टोराइड कहा जाता है, या इसको कहते हैं बंद कुंडलिनी कहा जाता है। क्या बताया, एक लंबी परिनालिका को यदि हम वलय के रूप में मोड़ दें, रिंग के रूप में मोड़ दें, तो प्राप्त सिरा रहित परिनालिका को हम टोराइड या बंद कुंडलिनी कहते हैं। एक और चित्र बना लेते हैं। मान लो टोराइड की, मान लो टोराइड की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में हम क्या कर ले रहे हैं, फेरों की संख्या n है, तथा इसमें बहने वाली धारा का मान I है। हम ऐसा मानते हैं कि इसके जो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n, बहने वाली धारा का मान यहाँ पर I है। मान लो टोराइड के केंद्र O से एक
टोराइड है, इसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है। मान लो टोराइड के केंद्र O, हमने यहाँ पर टोराइड का केंद्र O माना है, ये हमको इसी का एक दूसरा रूप है, O माना है। O से स्मॉल r दूरी पर टोराइड के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमको क्या ज्ञात करनी है? जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। टोराइड के अंदर, ये जो टोराइड है इसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है, इस टाइप का, ये ऐसा जो बल रेखाएं होती है टोराइड के अंदर सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है, जिसका केंद्र क्या होता है? टोराइड का केंद्र होता है। यहाँ पर जो बल रेखाएं होती है टोराइड के अंदर वो सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होगी, और साथ ही साथ उसका जो केंद्र होगा वो टोराइड का केंद्र होगा। ये टोराइड है, उसका केंद्र O होता है। इसका जो हमने यहाँ पर O लिया हुआ है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। बल रेखाओं, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। हमको पता है, कई बार अपन देख चुके हैं और कई बार इस शब्द का हम इस्तेमाल कर चुके हैं। सबसे पहली बात क्या बताया मैं कि टोराइड के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं सकेंद्रीय वलय के रूप में होती है, और साथ ही साथ वलय का केंद्र टोराइड का केंद्र होता है। और हमको मालूम है कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। अब हम क्या करते हैं, बिंदु P से गुजरता हुआ R त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। O को केंद्र मानकर बिंदु P से गुजरता हुआ, O को केंद्र मानकर बिंदु P से गुजरता हुआ R त्रिज्या के एक वृत्त की कल्पना करते हैं। क्या किए? O को केंद्र मानकर बिंदु P से होकर गुजरता हुआ एक R त्रिज्या का एक वृत्त की हमने यहाँ पर कल्पना करते हैं। इस वृत्त के लिए चुंबकीय क्षेत्र B और dl, इस वृत्त के लिए चुंबकीय क्षेत्र ये B और dl क्या होगा? एक दूसरे के समानांतर होंगे, एक दूसरे के समांतर है, कहीं पर भी देख लीजिए, एक दूसरे के समांतर है। अतः दोनों
के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 अंश होगा। B और DL के बीच का कोण 0 होगा, एक दूसरे के समांतर है, इसलिए इंटीग्रेशन B डॉट DL बराबर हम क्या करते हैं, मान रख देते हैं इंटीग्रेशन B DL cos 0। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन B DL, या इसको ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन B डॉट रेखीय समाकलन है ये, बराबर B इंटीग्रेशन DL। समीकरण नंबर इसको हम 1 लिख देते हैं। ऐसा इसलिए लिखा जाता है, B नियत है यहाँ पर, टोराइड के बाहर टोराइड से के अंदर उसके केंद्र से एक निश्चित दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान नियत होता है, इसलिए हम इसको क्या कर दिए हैं, बाहर कर दिए हैं। बाहर रखने का कारण यह है कि नियत राशि, इसका हम समाकलन नहीं करेंगे, फिक्स है, नियत है। और नियत का कारण समझ में आया ना, क्या है कि टोराइड के केंद्र O से टोराइड के अंदर निश्चित दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, नियत रहता है, ठीक है। किंतु आगे हल कर देते हैं इसको। किंतु इंटीग्रेशन DL बराबर क्या होगा, 2 पाई r, वृत्त की परिधि ये कितने के बराबर है, 2 पाई r, ये वृत्त की परिधि है, r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि साफ दिखाई दे रहा है चित्र में। समीकरण नंबर 1 में मान रख दीजिए। समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर ये समीकरण नंबर 1 हमने प्राप्त किया है। इस समीकरण नंबर 1 में हम इंटीग्रेशन DL की जगह हम मान रख देते हैं समाकलन, रेखीय समाकलन DL की जगह हम क्या रख देते हैं, 2 पाई r रख देते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन समाकलन B DL बराबर ये होगा B इंटू 2 पाई r, परंतु एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इंटीग्रेशन B डॉट DL बराबर होता है म्यू 0 इंटू R त्रिज्या के वृत्त से R त्रिज्या के वृत्त से घिरी हुई कुल धारा, ये एम्पियर का नियम कहता है इंटीग्रेशन B DL बराबर म्यू 0 इंटू, यहां पर क्या है, R त्रिज्या से घिरा हुआ वक्र है, तो R त्रिज्या के वृत्त से घिरी हुई कुल धारा ये बराबर होगा म्यू 0 गुणित कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या गुणित I के बराबर होगा। कितने फेरे हैं इसमें और उसमें बहने वाली धारा क्या है, बराबर कुल फेरों की संख्या क्या हो जाएगा, म्यू 0 गुणित, यहाँ पर एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n है, इसलिए n गुणित 2 पाई r हो जाएगा, n गुणित 2 पाई r इंटू I के बराबर होगा। म्यू 0 कुल फेरों की संख्या कितना होगा,
एकांक लंबाई पे फेरों की संख्या n है तो पूरे परिधि पर परिधि से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो म्यू 0 गुणित n इंटू 2 पाई r गुणित i। इसके आगे इसको और हल कर देते हैं। इंटीग्रेशन b इंटू डी एल बराबर प्राप्त होगा म्यू 0 n इंटू 2 पाई r इंटू आई। समीकरण नंबर 3। इस प्रकार से हम समीकरण नंबर 2 प्राप्त किए थे। इसके पहले वाले को अपन 2 दे देते हैं। 2 समीकरण नंबर था, एक बार उसको और लिख दूं मैं। इंटीग्रेशन b डॉट डी एल बराबर हमने प्राप्त किया था b इंटू 2 पाई r। ये समीकरण नंबर 2 था। समीकरण नंबर 2 और 3 से b इंटू 2 पाई r बराबर म्यू 0 n इंटू 2 पाई r इंटू आई। 2 पाई r कैंसल, तो b बराबर हमको प्राप्त होगा म्यू 0 n आई। इस प्रकार से ये जो सूत्र है टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का व्यंजक हो जाएगा, जहाँ पर n फेरों की संख्या है, I बहने वाली धारा है और B जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। इस समीकरण से स्पष्ट है, यहाँ पर R है ही नहीं, यहाँ पर R से मतलब नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट है कि टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दूरी r पर निर्भर नहीं करती, अतः टोराइड के अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, एक समान होगा, नियत रहता है। टोराइड के बाहर स्थित बिंदुओं पर, टोराइड के बाहर स्थित बिंदुओं पर कोई धारा नहीं है, तो वहां पर निश्चित तौर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, बाहर जो है निश्चित तौर पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगा। इसी तरह से टोराइड द्वारा घेरे हुए खाली स्थान पर, यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो कहाँ पर टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी, क्योंकि R से मतलब नहीं है। बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसके अंदर भी। अब हम एक आंकिक प्रश्न हल करते हैं। एक परिनालिका है, उस परिनालिका की लंबाई है 20 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इसकी जो त्रिज्या दी गई है 2 सेंटीमीटर। परिनालिका की जो त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर है। इस तार के फेरे 5000 फेरे हैं। फेरों की संख्या यहाँ पर n इक्वल टू दिया हुआ है 5000 फेरों की संख्या, ये फेरे हैं 5000 फेरे हैं और इसमें 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक लंबी परिनालिका है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। इस पर तार के 5000 फेरे हैं और इस पे बहने वाली धारा का मान है 0.4 एम्पियर। हमको क्या ज्ञात करना है, अक्ष के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करनी है 2 कंडीशन पे। पहला, अक्ष के मध्य बिंदु पर, और दूसरी स्थिति है सिरे पर।
तो सबसे पहले अपन देखते हैं अक्ष के मध्य बिंदु पर। इसके लिए सूत्र हो जाएगा, सूत्र B बराबर होता है, अभी हम निकाल चुके हैं, म्यू 0 NI, B बराबर म्यू 0 NI। ऊपर नीचे अपन क्या करते हैं, 4 पाई का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू 4 पाई NI। ये 10 की घात 7 के बराबर है, गुणित 4 पाई NI। दिया है यहाँ पर I बराबर दिया है 0.4 एम्पियर, N बराबर 5000 फेरे दिया हुआ है। इसलिए एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या, स्मॉल n का मान हमको निकालना है। स्मॉल n के लिए क्या करेंगे, कुल फेरों में 20 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा 20 गुणित 10⁻²। हम इसको मीटर में ले लेते हैं, क्योंकि ये धारा एम्पियर में दिया हुआ है, तो इसको हम मीटर में बदल देते हैं, तो 20 गुणित 10⁻² हो जाएगा। इसको आगे अपन हल करते हैं, तो ये हो जाता है 5000 गुणित 10⁻² ऊपर चला जाएगा, 20 यहाँ बचेगा, एक कट जाएगा, तो ये 250, ये बराबर हो जाएगा 25,000। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा, एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या 25,000 हो जाएगा। मान रख देते हैं, यहाँ पर मान रख दीजिए, 10⁻7 गुणित 4 गुणित 3.14 गुणित 25,000 गुणित बहने वाली धारा का मान 0.4 है। इस पूरे को जब हम हल करते हैं तो इसका आंसर आता है 1.256 गुणित, इसको पूरा अपन हम कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻² टेस्ला के बराबर हमको ये आंसर प्राप्त होता है। इसी प्रकार से सिरे पर के लिए इसका आधा हो जाता है। सिरे पर के लिए फार्मूला हो जाएगा B = 1/2 म्यू 0 NI। ऊपर नीचे हम 2 पाई का गुणा कर देते हैं, तो 1/2 इंटू 2 पाई म्यू 0 NI बटे 2 पाई, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 2 पाई NI। इसका मान हमको मालूम है, मान रख दीजिए से वैसे ही जैसे है, तो 10⁻³ ये 7 हो जाएगा, और 2 गुणित 3.14 गुणित 25,000 गुणित 0.4। इसको पूरा को अब हल कर देते हैं, तो इसका आंसर आता है 0.628 क्रॉस 10⁻² टेस्ला। इस प्रकार से हम सूत्र के द्वारा परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अतः आज हम इस पूरे कालखंड के दौरान एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग को देखा, जिसमें धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखा, साथ ही साथ टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र को देखा। धन्यवाद।